और कार्तिक, आपका सक्सेस मंत्र भी बता दीजिए। आपके इस सफर में सबसे ऊपर ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? सो हम समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या रिएक्ट करते हैं। बट मेरे हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जो मैं मानता हूँ कि क्योंकि मेरा बचपन आगरा में निकला है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेट आगरा से कर पाता हूँ। बट जितने भी छोटे शहर हैं उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरा बचपन क्योंकि आगरा में निकला, मैंने देखा। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है कार्तिक गुप्ता जी। और उनके साथ हम एक शानदार कॉन्वर्सेशन बात करने वाला है। मगर इसके पहले हम उससे ही पूछेंगे कि कार्तिक, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों देखना या को क्यों सुनना है और उनका कीमती समय क्यों बिताना है। So thank you Naveen for this invitation and thank you the guiding voice। मैं अपने और आपके श्रोताओं को ये पहले कहना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट उनको कनेक्ट कर पाएगा और खासकर वो उस ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएगा जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, जिनके पास अप्रोच कम है, चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम है, बट स्टिल वो लोग ट्राई करते हैं, हसल करते हैं एंड देन कुछ अचीव कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो ऑडियंस आपको और मुझे कनेक्ट कर पाएगी। अच्छा, परफेक्ट। तो हम बात करेंगे छोटा शहर बड़ा टैलेंट, आगरा और टीयर 2 टैलेंट की कहानी। और ये कहानी के बारे में बात करने से पहले हम अपने मेहमान कार्तिक जी के दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। तो कार्तिक जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। ठीक है, आप शुरू करिए प्लीज। थैंक यू। ठीक है, मेरे तरफ से पहला शब्द भविष्य। भविष्य आगरा, अहमदाबाद, लखनऊ। टीयर 2 सिटीज के बारे में बोल रहे हैं आप। वंडरफुल। और सपना लोगों से ज्यादा कनेक्टिविटी। अच्छा। और जिज्ञासा सबसे बड़ा शहर बनाने की। मौसम। और दूसरा शब्द मेरे तरफ से धन। जितना लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, मुझसे सीख पाएंगे, वही धन है। वाह वाह वाह। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी सबसे ज्यादा आप सोने पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो और खुश रहो। गुड वन। अगला शब्द मेरी तरफ से इन्वेंशन, आविष्कार। इन्वेंशन, कितनी हरियाली हम अपने अर्बन एरिया में ला पाते हैं, वो सबसे बड़ा इन्वेंशन होगा। नेतृत्व हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के जैसा बोल्ड एंड डेफिनेट। किताब जो आप समझ पाओ। सफलता अपने साथ के या अपने से जूनियर को बड़ा होते हुए देखो। और मेरी तरफ से आखिरी शब्द है एलियंस। वो लोग जो आपको रोकें। नाइस। ऑलराइट, दिलचस्प रिस्पॉन्स दिया आपने। और पहले रैपिड फायर राउंड में
पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है अंत में, एपिसोड के अंत में। और जब तक स्टे ट्यून्ड। और पहले आपको हम टीजीवी हिंदी प्लेटफॉर्म में वेलकम करना चाहता है। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। और कार्तिक, आप हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? नहीं, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा आपको नवीन, इस प्लेटफॉर्म के लिए, द गाइडिंग वॉइस को। और मैं बढ़िया हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, लाइफ इज सॉर्टेड। ऑसम, ग्रेट टू हियर दैट। और कार्तिक, हम शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। ठीक है। सो मेरा नाम है कार्तिक गुप्ता। मैं यूपी के एक शहर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जो कि फेमस है ब्यूटी ऑफ ताज के लिए, ताजमहल के लिए। और आई थिंक इन फ्यूचर फेमस होगा अपने टैलेंट के लिए भी। यस, सो अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, सो मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। और उसके बाद मैंने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ाने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट में MBA किया। और दोनों ही डिग्री मुझे आगरा से ही मिली हैं। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, सो मेरे फादर एक रिटायर्ड बैंक पर्सन है, मेरी मदर एक हाउसवाइफ और सोशल वर्कर हैं, मेरी वाइफ शी इज़ अ डॉक्टर, उन्होंने PhD पूरा किया। और मेरा एक छोटा सा सन है जो दूसरा साल में रनिंग है अभी। अगर आप मेरी बात करो कि मेरा करियर कैसा रहा, सो लगभग 7 साल 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में निकालने के बाद, और गुड़गांव, बेंगलोर, चेन्नई में रहने के बाद मैंने डेस्टार ज्वाइन किया इन आगरा। और अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आई थिंक फ्यूचर भी मैं उसके साथ निकाल पाऊँगा। सो मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड डेडिकेटेड है टुवर्ड्स पीपल मैनेजमेंट। सो बेसिकली मैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हूँ इन डेस्टार। और मैं डेली ऑपरेशंस के साथ डील करता हूँ अलग अलग लोगों के साथ। सो मेरी एक्सपर्टीज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की साइड है, जिसको मैं आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा हुआ हूँ। बढ़िया कार्तिक, बहुत इंटरेस्टिंग सी आपकी जर्नी लग रही है और हमारे को बहुत सीखने को मिलेगा। और आपका आगरा से लगाव भी बहुत अच्छे से झलक रहा है आपकी बातों में। जानेंगे इसको आगे। लेकिन ये बताइए कि आपका, जब आप गाइडिंग वॉइस में आए हैं तो हम गाइडिंग वॉइस की बात जरूर करते हैं, तो आपका मार्गदर्शक आवाज या गाइडिंग वॉइस कौन रहा है, क्यों रहा है, क्या रहा है, वो बताइए। सो मेरे गाइडिंग वॉइस की अगर आप बात करोगे तो मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी ही मेरी सबसे पहली गाइडिंग वॉइस हैं। और उसका रीज़न भी मैं आपको दूंगा। और दूसरा, मैं मानता हूँ कि जो मेरी विल पावर है वो मेरी गाइडिंग वॉइस है। सो पहला मेरे पिताजी इसलिए क्योंकि मैंने उनको काफ़ी मेहनत करते हुए देखा। मेरे पास कोई और दूसरा कोई नहीं था जिसको मैं देख पाऊँ। जितना मैं उनसे सुन पाया, जितना मैं उनकी मतलब उनकी पूरी फैमिली से समझ पाया, तो कैसे उन्होंने एक वृंदावन जैसे छोटे से एरिया से पढ़ाई शुरू करी, सरकारी स्कूल में पढ़े, चीज़ों का अवेलेबिलिटी उस लेवल का नहीं था, फिर भी उन्होंने कोशिश करी, हासिल किया और खुद को संभाला। देन वो अपनी फैमिली के पहले व्यक्ति थे जो सरकारी जॉब में आ पाए। देन उन्होंने अपनी पूरी बहुत छोटे भाई बहनों को हेल्प करी ग्रो करने में। देन कैसे उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया, कैसे मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर को ग्रो करवाया। एंड देन आज हम दोनों सेटल्ड हैं और पूरी हमारी फैमिली खुश है। तो आई थिंक मेरी गाइडिंग वॉइस सबसे पहले मेरे पिताजी थे। और वो आज भी मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो लोग जो आज भी
अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करते रहते हैं और दूसरे शहरों में जाते हैं, हसल करते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। सो ये मेरी पहली गाइडिंग वॉइस है। दूसरा मेरी गाइडिंग वॉइस है मेरी विल पावर। सो आई थिंक जो मैं सोचता हूँ उसको कहीं ना कहीं मैं उसको पूरी करने के लिए पूरा ट्राई करता हूँ। मैं भरोसा करता हूँ अपने आप पर और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं सोचूं वो मैं करके दिखाऊं। फर्क नहीं पड़ता कि वो सही होगा या गलत, बट मैं जो समझ लेता हूँ देन मैं उसको ही पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक यही मेरी गाइडिंग वॉइस है। एक्सीलेंट। और कार्तिक, आपका सक्सेस मंत्र भी बता दीजिए। आपके इस सफर में सबसे ऊपर ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? मैं मानता हूँ जो 3 आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे करनी बाकी हैं। सबसे पहले तो मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ कि मैं 100% सक्सेसफुल हूँ, जो कि कोई भी इंसान कभी नहीं होगा। बट जहाँ तक और जितना मैं कर पाया हूँ उसमें आई थिंक पहला मेरा फैमिली, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के संग डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं और वो मुझे गाइड करते हैं। कभी मैं उन्हें चीज़ों को शेयर करता हूँ। फर्स्ट इज़ फैमिली। दूसरा मेरी लिसनिंग कैपेबिलिटी, माने मेरी सुनने की क्षमता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहले अपने दिमाग में आने दूँ। अगर उसमें से मुझे कुछ फ्रूटफुल या कुछ उपयोगी लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँ। अदरवाइज मैं सबकी ओपिनियन समझने के बाद डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या सही लग रहा है। ये आई थिंक दूसरी मेरी चीज़ रहेगी। और तीसरी मेरे दोस्त। मेरे काफ़ी सारे दोस्त नहीं हैं, बट कुछ दोस्त हैं जिसके संग मैं चीज़ें शेयर करता हूँ और वो मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं। मैं उनके संग काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आई थिंक यही तीनों चीज़ रहेंगी जिसकी वजह से जो भी मैं कर पाया हूँ आज तक वो कर पाया हूँ। बिल्कुल। और कार्तिक, हम बड़े शहरों की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि टैलेंट वहाँ होता है, ऑलरेडी होता है, या लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन जब हम एक छोटे से शहर आगरा से आते हैं, तो जैसे कि आपका बचपन भी आगरा में बीता है, तो क्या उसने आपके नजरिए को बदला है कि टैलेंट कहाँ से आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि क्योंकि मेरा बचपन आगरा में निकला है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोरिलेट आगरा से कर पाता हूँ। बट जितने भी छोटे शहर हैं उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरा बचपन क्योंकि आगरा में निकला, मैंने देखा कि यहाँ के स्कूलिंग सिस्टम कैसा है। आपको आगरा में ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सभी के हर लेवल के स्कूल्स मिल जाएंगे। ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के स्कूल में एडमिशन ले पाते हो। ये क्योंकि ये हर बड़े शहर में भी होता है। अब रही बात स्कूलिंग के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आगरा में जितना मैंने बचपन से देखा, हम JEE, मेडिकल, SSC, बैंक, UPSC और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठाओ, चाहे वो NTA हो या गेट की प्रिपरेशन हो, हम सभी को करवाने के लिए कैपेबल हैं। यहाँ से बच्चे ऑलमोस्ट हर साल टॉपर्स लिस्ट में निकलते हैं, अच्छी मेरिट से पास होते हैं, देन अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आगरा एक उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब भरोसा किया जा सकता है कि टैलेंट की यहाँ पे कमी नहीं है। इन सब के अलावा आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट RBS कॉलेज वो आगरा में है। MHRD ने केंद्रीय हिंदी संस्थान को आगरा में बनाया 1960 में। देन दयाल बक यूनिवर्सिटी हमारे आगरा में है। देन शारदा यूनिवर्सिटी हमारे आगरा में है। वो ऐसे कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्कूल्स हैं जो आपको बताएंगे कि कमी यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि
आगरा में और आगरा जैसे कई शहरों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम्म। और आपको ये आइडिया कैसे आया कि छोटे शहरों में छुपी प्रतिभा को खोजने और आगे लेने का? सो आई थिंक ये कोविड था जो लाइफ चेंजिंग था, ना कि मेरे लिए, बाकी पूरी दुनिया के लिए भी। सो उस टाइम मैं गुड़गांव में रहा करता था, बाकी पिछले 4-5 साल से लोग बड़े शहरों से मूव करने लगे अपने घर की साइड, तो ना चाहते हुए भी मुझे भी करना पड़ा। तब मैंने रियलाइज करा कि क्योंकि जब ये मूवमेंट हो ही रहा है तो अब मैं वापस उस शहर को कुछ करके दूं या उसके लिए कुछ ट्राई करूं कि जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे उस लेवल का बड़ा किया। सो देन मैं कनेक्ट में आया अपने डेस्टार के मैनेजमेंट टीम। सो हमारे को फाउंडर्स मिस्टर अविनाश सिंह, मिस्टर खुशीराम और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नकुल पासी, हम सब एक कॉमन गोल की साइड आगे बढ़ रहे थे। और तब मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैं डेस्टा के संग हैंडशेक करूं और आगरा जैसे शहर को एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रो करा जाए। सो इसके साथ हमारी शुरुआत हुई और तब से अब तक मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हम हर साल लगभग 30 से 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं विद इन आगरा, जो कि काम करते हैं फॉर आवर मेजर क्लाइंट्स, लाइक एनी बिग क्लाइंट्स यू नेम। आप कोई भी किसी भी बड़े क्लाइंट का नाम लो, हम लोग काम कर पाते हैं। सो यही मेरा आइडिया था और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी कार्तिक, एक ना हमारी सबकी बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की एक थिंकिंग होती है, या वो कह लीजिए कन्वेंशनल थिंकिंग है कि छोटे शहर ही होते हैं। तो आप एक गलतफहमी बस्ट कीजिए उनकी कि जो हमारे छोटे शहर के बारे में गलतफहमी है, कौन सी एक ऐसी गलतफहमी है जिसको आप डिबंक करना चाहेंगे? सो लोगों के दिमाग में आई थिंक काफ़ी सारी गलतफहमियां हैं, बट जितना मुझे सुनने में आता है और जितना मुझे समझ में आया है, वो मैं ये मानता हूँ कि वो लोग ये समझते हैं या कोई भी बड़े शहर का आदमी समझेगा कि फ्रेश कॉलेज पास आउट जो फ्रेशर्स होते हैं वो इक्वली कॉम्पिटिटिव नहीं है एज कम्पेयर टू द टीयर 1 सिटीज कॉलेजेस। ये उनका एक कॉमन मिथ है। सो मैं उनको और आपके थ्रू उस ऑडियंस को ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक पिछले 3 से 4 साल के अंदर मैंने स्पेसिफिकली आगरा में लगभग 2500 लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है। उन 2500 लोगों में मैं मान के चलता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के संग मैंने काम किया है, काफ़ी सारों के संग मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आउटसाइड ऑफ द वर्क मेरे संग कनेक्टेड है। हम कोशिश करते हैं कि उनको अपने क्लाइंट से मीट कराया जाए, उनको इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल से मीट कराया जाए, उनको मेरे दोस्तों से मीट कराया जाए। और उसके बाद इस पूरे कोर्स ऑफ पीरियड में मुझे ये रियलाइज़ हुआ, और ये उनका ही कहना है कि जिनसे भी हमने बात करी है, जिनके संग भी हमने काम किया, जो आपने इंट्रोड्यूस कराया आगरा से, वो ऐसे थे ही नहीं जिनको हम समझ रहे थे कि ऐसे होने वाले हैं, मतलब कमज़ोर। सो अगर आप बात करो उनकी कम्युनिकेशन स्किल की, उनकी नेगोशिएशन की, उनकी इंटेलिजेंस की, उनके चीज़ों को समझाने के लिए उनके स्मार्टनेस की और निष्पक्ष अपनी बात रखने की, तो ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं है जो इन लोगों में उनको मिली। सो ये एक टेस्टिमनी है। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा कि आप एक बार ताजमहल आओ, ताज विजिट करो, एंड देन उसके बाद इस पर्टिकुलर ऑडियंस से या अवेलेबल इस फ्रेश टैलेंट से मिलो और उनको समझो। अच्छा, राइट। और आपने एक टीयर 2 शहरों में काम किया है,
यहाँ के लोग क्या ऐसी खास चीज लाते हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, विच इज समथिंग ऑफन ओवरलुक्ड? सो मुझे लगता है कि जो टीयर 2 सिटीज़ और टीयर 3 सिटीज़ के लोग हैं, वो विल पावर के संग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब उनकी इच्छा शक्ति काफ़ी हद तक ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी टीयर 1 सिटी के किसी भी एम्प्लॉय को आप देखो और उसका इंटरव्यू करने की कोशिश करो, आपको पता चलेगा कि वो 2 क्वेश्चन के बाद या 3 क्वेश्चन के बाद बोल देगा आपको कि ठीक है, अगर आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम आगे बढ़ते हैं। बट वहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आप मान के चलो, अगर आप किसी टीयर 2 के बच्चे का या किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लोगे, आपको वो विल पावर उसके में दिखेगी कि वो किसी भी तरीके से इस इंटरव्यू को क्लियर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट जॉब चाहता है या सेकंड जॉब चाहता है, राइट? वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मुझ पे भरोसा करने के लिए ज़रूरत नहीं कि मैं दिल्ली एनसीआर में या बेंगलोर जाऊं, राइट? आप मुझे यहाँ से भी पिक कर सकते हो और मैं उतना ही डिलीवर करके दिखाऊंगा जितना वो लोग भी करते हैं। सो आई थिंक विल पावर एक पहला चीज़ है, और दूसरा आई थिंक लॉयल्टी। सो एक लॉयल्टी ये बड़े शहरों में काफ़ी मिसिंग दिखती है। मैं आज किसी को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ आगरा में या लेट्स से लखनऊ में या इंदौर में, वो पर्सन मेरे साथ अगले काफ़ी साल तक निकालने को तैयार रहेगा, क्योंकि वो नया चीज़ सीखना चाहता है। वो चाहता है कि वो भरोसा करता है, और ये भरोसा इनबिल्ट होता है क्योंकि हम फैमिलीज़ के संग ज़्यादा कनेक्टेड हैं टीयर 2 सिटीज़ में। और हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें यही सिखाते हैं कि कोशिश करो कि किसी ऐसे का साथ पकड़ो जो आपको आगे तक लेके जाए। सो आई थिंक विल पावर और लॉयल्टी मेरी साइड से 2 चीज़ें रहेंगी। अमेजिंग, और बिल्कुल सही बात आपने कही है टीयर 2 सिटीज के लोगों के बारे में, और वहाँ से क्या मिल सकता है उस बारे में। अब अगर हम इन लोगों को कुछ वापस देने की बात करें तो उसमें आती है कि हम उन्हें बेस्ट क्या दे सकते हैं। तो आपकी नज़र में लोकल कॉलेज और इंडस्ट्रीज मिलके इन छोटे शहरों में कैसे टैलेंट को ग्रो कर सकते हैं आगे? मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा 3 शब्दों में, जो है नीड, वांट एंड डिज़ायर। नीड इसलिए आज का एजुकेशन सिस्टम हमारा, उसकी ज़रूरत क्या है कि वो इस तरीके का पढ़ाई कराए जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, राइट? जिस तरीके की जॉब मार्केट में अवेलेबल है, हम कोशिश करें कि उस बच्चों को उसी चीज़ों में ट्रेन करें। ये इन कॉलेजेस की नीड है। वांट, आई थिंक हर बच्चा टीयर 2 सिटी का चाहता है पैसे कमाना, और ये उसकी ज़रूरत भी है। उसके लिए आई थिंक जो रुपए की वैल्यू है वो उस बात को समझता है। और तीसरा आई थिंक डिज़ायर, ये मेरी कल्पना नहीं बट ये रियलिटी है कि जितने भी बड़ी कंपनीज हैं अक्रॉस द ग्लोब जो अवेलेबल हैं इंडिया में, वो कोविड के बाद से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ में। चाहे आप आईटी कंसल्टिंग में नाम लो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस का, उनके लेटेस्ट ऑफिसेस देखो, भुवनेश्वर में, जयपुर में, एक्सेंचर के ऑफिसेस देखो, आप फूड एंड बेवरेजेस में देख लो, बरिस्टा को, स्टारबक्स को। सो आपको अक्सर लोग दिख जाएंगे अपने नए नए आउटलेट्स खोलते हुए इन सिटीज़ में, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो गए हैं। और आप फैशन एंड रिटेल में आप देख लो टाटा ग्रुप को, जो डे ऑन डे बेसिस पे इन्वेस्ट करता जा रहा है। आप ग्रॉसरी के हिसाब से आप डी मार्ट को देख लो। सो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो टीयर 2 सिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं और कर रहे हैं। तो उनकी प्राइमरी चॉइस यही है, क्योंकि कोविड के बाद से काफ़ी लोग आगरा में रह गए या आगरा जैसे शहरों में रह गए, और उनके पास आज की डेट में बाइंग कैपेसिटी है, मतलब वो लोग सामान खरीद सकते हैं।
और क्योंकि उस ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आई थिंक ये ही डिज़ायर है बड़ी कंपनीज का छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का। सो आई थिंक इसी तीनों चीज़ों को कंबाइन करके कॉलेजेस और इंडस्ट्री मिलके इस पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं, और आई थिंक उन्होंने शुरू भी कर दिया है। लाइक डेस्टार, हमारा इन्वेस्टमेंट 2021 से आगरा में है, और हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर एटलीस्ट स्टाफिंग इंडस्ट्री में हम सबसे ऊपर पहुंचे आगरा में, जो कि आई थिंक हम उस रेस में काफ़ी आगे हैं। अच्छा, नीड, वांट एंड डिजायर, आप बहुत सिंप्लीफाई करके आप बताइए आपने। और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल मेरे तरफ से है कि आपके पास कोई एक प्रेरणादायक कहानी है किसी के बारे में जो छोटे शहर से जिसने कम मौके के बावजूद बड़ा मुकाम हासिल किया है? मैं आपको इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं स्टोरीज पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि जो हम सामने देख पा रहे हैं और जो हम समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या रिएक्ट करते हैं। बट मेरे हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम है, मतलब संसाधन कम से कम है अपने बच्चों के लिए, राइट, उसके बाद भी उन्होंने वो ट्राई करते हैं अपनी छोटी सी सैलरी में अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की ट्राई करते हैं, और देन उनके बच्चे IITs में, एम्स में और किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई करते हैं, एंड देन उसके बाद अच्छे से अच्छी जॉब ले पाते हैं, देन एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लोगों को काम देते हैं। सो आई थिंक वो ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर पाते हैं, वही सबसे बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। और वो कई एक नहीं है, आप कभी भी और किसी के भी परिचय में देख लो, आपको कई मिल जाएंगे। जी, और बहुत ही अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन चल रही है, और आपका ये लगाव देख के अच्छा लग रहा है हमारे को अपने शहर से, क्योंकि लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग बड़े शहरों में निकल जाते हैं और अपने शहर कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग दैट मैसेज टू आवर ऑडियंस कि आपका शहर अच्छा शहर है और आप वहां पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस मजेदार कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए आ गए हैं हम सेकंड रैपिड फायर राउंड की तरफ, और इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, स्पाइस अप करते हैं, मसाला डालते हैं अपने एपिसोड में। आपने जैसे पहले रैपिड फायर का आंसर दिए, वैसे ही क्रिस्प आंसर्स की इच्छा रहेगी हमें आपकी तरफ से। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ यू हैव वन जाइगेंटिक बिलबोर्ड, बहुत बड़ा सा एक बिलबोर्ड है आपके पास, तो उस पर क्या लिखा हो सकता है, और वो क्या, मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है, वो क्या लिखा होगा आपकी तरफ से? मैं अगर उस जाइगेंटिक बिलबोर्ड पे मैं चाहूँगा एक पिक्चर हो जिसमें एक मिरर हो और एक नॉर्मल डिसेंट क्लोथ पहना हुआ, पैंट शर्ट पहना हुआ एक लड़का हो और लड़की, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, और वो अपने आप को देख पा रहा हो एज अ किंग, और साइड में उसके बैठे हो फैमिली मेट्स, उसकी छोटी सिस्टर, उसकी पेरेंट, और वो जो खुशी होगी वो आई थिंक मैं चाहता हूँ उस बिलबोर्ड से निकले। वाह, बहुत क्रिएटिव जवाब दिया आपने। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? सो आई थिंक एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं साई पल्लवी। ओह या, वो मुझे काफ़ी डिसेंट दिखती हैं एज पर उनके ड्रेसिंग सेंस से, जिस तरीके की वो मूवीज़ करती हैं। सो आई थिंक वो मुझे काफ़ी अच्छी दिखती हैं, और मैं चाहूँगा कि कभी उनके संग डेट पे जाया जाए। गुड वन। और किसी दिन अगर आपको एज अ डिक्टेटर बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे?
सो मैं सबसे पहले एक नियम यही बनाऊंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ढंग का सो पाएँ, मतलब नींद ले पाएँ। हम लोग अक्सर फ़ोन और इन पे लगे रहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि लोग सोएं एटलीस्ट 6 घंटा। अमेजिंग, अच्छा है आपका मैसेज। और दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? सो मेरी फेवरेट मूवी है घातक, जो सनी देओल की है। मैं चाहता हूँ कि अगर उसका इन फ्यूचर कोई रीमेक बने तो मैं सनी देओल का कैरेक्टर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, अमेजिंग चॉइसेस हैं आपकी, वैसे कार्तिक, मानना पड़ेगा। और अगर आपको अपना जीवन किसी के साथ बदलने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों? मैं बचपन से आई थिंक मैं आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ, मैं 4 SSB दे चुका हूँ, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इंटरव्यू। तो मैं हमेशा से ही चाहता था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूँ। सो मैं चाहता हूँ कि कल को अगर मुझे मौका मिले तो मैं किसी भी आर्मी प्रोफेशनल के साथ अपनी लाइफ स्वैप कर पाऊँ, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है। टाइमिंग भी अच्छा है अब। यस। अमेजिंग कार्तिक, बहुत मज़ा आ रहा आपसे बात करके। और आखिरी सवाल, ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? सो आई थिंक एक शाकालाका बूम बूम करके एक सीरियल आता था जिसमें एक मैजिकल पेंसिल थी उसके पास। तो मैं चाहता हूँ ऐसी कोई मेरे पास पेंसिल हो जिससे मैं एक ब्यूटीफुल शहर बना पाऊँ जिसमें से ज़्यादा पेड़ हों, क्योंकि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो यही मेरा मैसेज है। सुपर, ब्यूटीफुल मैसेज। और हम इसी के साथ आ गए हैं हमारे रैपिड फायर 2 के अंत पे, लेकिन बैक टू नॉर्मल वाले सवालों पे आते हैं और आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि आप हमारे उभरते हुए युवा को आज की डेट में क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक उभरते हुए युवा को, चाहे वो किसी भी शहर का हो, मैं सलाह यही देना चाहूँगा कि आप अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करो। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप ये कर सकते हो तो आप कर पाओगे। और क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारे आसपास की सोसाइटी हो। तो मैं चाहता हूँ, उस वजह से हम लोग काफ़ी नर्वस हो जाते हैं या चीज़ों को हम गलत करने लग जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन ये है कि आप भरोसे का अपना कोई ऐसा दोस्त ढूंढो या कोई एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसके संग आप बातें शेयर कर पाओ। जितना ज़्यादा बातें आप शेयर करोगे उतना सर से बर्डन निकल जाता है और आप आने वाले टाइम के लिए कुछ अच्छा सोच पाते हो। सो यही 2 चीज़ों के संग मैं अपनी बात सारे युवा को देना चाहता हूँ। अमेजिंग। और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और दिलचस्प बात की आपने अब तक, और बहुत अच्छा लगा। और नारायणी गुरुनाथन जी को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि हम दोनों का कनेक्शन करें उन्हें। और कार्तिक, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको TGV हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? मैं आपको जैसे आपने थैंक यू नोट बोला नारायणी को, मैं भी नारायणी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से आज हम और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और मेरी वॉइस आई थिंक काफ़ी ऑडियंस तक आपके थ्रू पहुँचेगी। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी कुछ बोलने को मिला और आई एम श्योर आपकी ऑडियंस को मेरे थ्रू कुछ सीखने को मिलेगा जो वो लोग अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। ज़रूर हम और आगे भी बहुत सारा कन्वर्सेशंस करेंगे। और थैंक यू वंस अगेन कार्तिक। एंड हम हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको भी wish you all the best बोलते हैं। So wish you all the best, wish you all the success in everything that you do. Thank you Naveen and thank you Payal. Best wishes to the guiding voice as well. Thank you. Stay. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड कार्तिक गुप्ता जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले एक विनती है, अगर आपने अब तक TGV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आप ये एपिसोड Spotify या Apple पॉडकास्ट में सुन रहे तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे रेटिंग और रिव्यू भी दे सकते हैं।
और ये एपिसोड आपको पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों से भी शेयर कीजिए, दोस्तों या कॉलीग के साथ, शायद उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो धन्यवाद। और अब सुनते हैं सामान्य ज्ञान। आज आगरा के बारे में और टियर 2 सिटीज़ के बारे में बात की, और मैंने सोचा कि और थोड़ा फैक्ट्स आपको टियर 2 सिटीज़ के टैलेंट के बारे में बात करें। तो इसलिए हम 2 फैक्ट लाए। पहला फैक्ट मैं बताता हूँ, और एक टियर 2 भारतीय शहरों में कुछ कम ज्ञात लेकिन दिलचस्प फैक्ट्स है जो यह साबित करता है कि वहाँ टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ मौके और एक्सपोजर की ज़रूरत है। और हम पहला बात करेंगे इंदौर सिटी के बारे में। और इंदौर सिटी में बहुत सारा टेक्निकल टैलेंट है, इसलिए उनको कहा जाता है टेक्निकल टैलेंट हब। और एक ये फैक्ट है कि इंदौर में IIM और IIT दोनों मौजूद है। भारत का इकलौता टियर 2 शहर किसके पास ये डबल कॉम्बो है, IIT और IIM। और स्टार्टअप बूम भी बहुत चल रहा है उधर। इंदौर के लोकल इनोवेटर्स ने बहुत सारा एग्रीटेक और हेल्थ टेक और क्लीन टेक में शानदार स्टार्टअप्स लॉन्च किए हैं, और जिनमें से कई ने नेशनल लेवल पर फंडिंग भी पाए हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो इंदौर में हिंदी मीडियम का एक्सेलेंस है। यहाँ के कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो भी है ना, बिना इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, मगर उन लोग UPSC और CAT जैसे कठिन एग्जाम्स में बहुत सारा एफर्ट्स डाल के उन लोग वहाँ पे बहुत सारा अच्छे से रिजल्ट से निकल रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इंदौर। अगला तथ्य है कोयम्बटूर क्षेत्र से, जो कि तमिलनाडु राज्य में आता है, जिसको हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। कोयम्बटूर में छोटे स्केल के हजारों टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें इंजीनियरिंग टैलेंट की भरमार है। फोर्ज एक्सेलरेटर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने यहाँ से इनोवेटर्स को टेक आधारित सॉल्यूशन बनाने का मौका दिया है, खास तौर पर ग्रामीण समस्याओं के लिए। और जोहो के CEO श्रीधर वेम्बू और TCS के पूर्व CEO M रामादोराई जैसे टॉप टियर लीडर्स का बैकग्राउंड कोयम्बटूर और आसपास के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये मानना बिल्कुल गलत नहीं है कि इन टियर 2 शहरों में कच्चा हीरा भरा पड़ा है, बस पॉलिश की जरूरत है। चाहे वो लॉजिक में तेज कोडर हो या लोकल समस्याओं का शानदार समाधान ढूंढने वाला जुगाड़ू इनोवेटर, यह शहर देश की असली ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। तो वी वेलकम टियर 2 पीपल टू द मेन स्ट्रीम, एंड आइए, आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपको टियर 2 टैलेंट के बारे में कुछ और कम ज्ञात मतलब फैक्ट्स पता है तो हमें बता दीजिए। अगर ये एपिसोड आप YouTube में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऑडियो प्लेटफॉर्म में सुन रहे तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, TGV हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफ़र। यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए TGV हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।